उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और बरेली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया था, जिसे सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस बिना वजह बाहर निकलने वालों को पकड़कर उनसे उठक बैठक करवाती नजर आई। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया। कोविड महामारी का सामना जिस तरह से आपने पिछले साल किया था, उसी तरह से इस बार भी सबको मिलकर इसका सामना करना है। नाइट कर्फ्यू की ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से भी सामने आई। वहाँ भी जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने वहाँ भी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से इन पाबंदियों को मानने की अपील की। अत्यंत आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में रहेंगे। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के लिए मुस्तैद दिखी। इस बीच कुछ दुकानें जो खुली थी उन्हें बंद करवा दिया गया। लेकिन इस बीच वाराणसी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ गंगा आरती में भीड़ न जुटाने के प्रशासन के निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई। शाम होते ही सैकड़ों लोग गंगा आरती में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के हालात पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि देश को अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के हालात से निपटने के लिए जरूरी संसाधन बनाए जा चुके हैं, जो पहले देश में मौजूद नहीं थे। गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय। पीपीई किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग की नीति पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर मरीज के संपर्क में आए कम से कम 3 लोगों की टेस्टिंग जरूर की जाए। इसके अलावा राज्यों से कहा गया कि वो मरीजों की गिनती की पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही कोरोना को फैलने से रोक सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मरीजों की गिनती के आधार पर किसी राज्य को अच्छा या किसी को खराब कहना सही नहीं है। उन्होंने अलग अलग राज्यों में लगाए जा रहे नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम देने की अपील की। साथ ही वैक्सीन लगाने का अभियान तेज करने को भी कहा है। ये भी कहा कि 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस दूसरी लहर में लोग लापरवाह भी हुए हैं। कोरोना वायरस के मरीज इसे मामूली खांसी जुकाम मानकर नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। बिहार की बेतिया में अवैध कब्जा खाली करवाने पहुंची पुलिस के साथ कुछ दुकानदार भिड़ गए। बताया गया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कुछ दुकानें बना ली गई थी, जिससे लोगों को वहां आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। और जैसे ही पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंची, वहां हंगामा शुरू हो गया। कुछ दुकानदार पुलिस से ही भिड़ गए। एक पुलिस वाले को तो उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब मामला बिगड़ने लगा तो दूसरे पुलिस वालों ने बीच बचाव किया और अपने साथी को उन लोगों से छुड़ा लिया। खबर है कि इस बीच वहां मारपीट भी हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आईं। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने 60 उपग्रहों का एक नया बैच पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया। स्पेस एक्स ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों का एक महाजाल बना रही है।
उसी कड़ी में अमेरिका के फ्लोरिडा में कंपनी का फैल्कन 9 रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा दिखा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन ने घने धुएं का गुब्बार छोड़ा और रॉकेट उड़ गया। रॉकेट इतनी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा कि उसके नीचे धरती कांप ही उठी। पलक झपकते ही वो दूर आसमान में पहुंच गया और 60 के 60 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाकर वापस धरती की तरफ लौट आया। स्पेस एक्स के स्टारलिंक मिशन के तहत अब तक 1200 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं और हजारों पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाए जाने बाकी हैं। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी के समर्थन में रोड शो किया और टीएमसी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें वो अखिलेश यादव की फोटो वाले झंडे लेकर चलते दिखाई दिए। इसके अलावा साइकिल रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के झंडे भी थाम रखे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई इस रैली में पार्टी नेता अनुराग भदौरिया भी शामिल हुए और बीजेपी पर निशाना साधा। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी कोलकाता में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया था। रामे पूजा करছি, বজরঙ্গবলী पूजा करছি, सरस्वती पूजा करছি, काली पूजा करছি, दुर्गा पूजा करছি, আমরা কোনোদিন বলি না এই কথাটা। देश के अलग अलग जगहों पर रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का रास्ता साफ हो गया है। न्यूज़ 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में पकड़े गए 150 रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि नियमों के मुताबिक सरकार उन्हें वापस म्यांमार भेज सकती है। कोर्ट में याचिका देकर कहा गया था कि म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें यहां रहने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार विदेशी नागरिकों को नियमों का पालन करते हुए वापस भेज सकती है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बाकी रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बंगाल में जेपी नड्डा ने रोड शो किए। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, दिनहाटा और मेखलीगंज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल नंबर 1 पर खड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल को गुवाहाटी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से बाराबंकी की पुलिस पूछताछ करेगी। इस दौरान मुख्तार अंसारी से ये पूछा जाएगा कि उन्होंने पंजाब की जेल में बंद होने के दौरान निजी अस्पताल की एम्बुलेंस किस अधिकार से इस्तेमाल की। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 28 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-1 से जीत ली। राजस्थान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच वेंटिलेटर के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर खराब वेंटिलेटर भेजने का आरोप लगा दिया। 1000 वेंटिलेटर भारत सरकार ने भेजे, हमने उनको लगाया। 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार सिर्फ सियासी बयानबाजी करती है, धरातल पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक सहयोग इसमें मिलता दिख नहीं रहा है। बंगाल चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर 3 अलग अलग जगह डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो करेंगे। अमित शाह भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह उत्तर 24 परगना के जगदल और मध्यम ग्राम में रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार की कमान संभालेंगे। नड्डा का 4 अलग अलग जगहों पर रोड शो का कार्यक्रम है। नड्डा उत्तर 24 परगना के राजरहाट, गोपालपुर और नादिया जिले के चकदाहा में रोड शो करेंगे। नक्सलियों ने 5 दिन बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अगवा किए गए सीआरपीएफ के जवान को रिहा कर दिया। वहां 3 अप्रैल को एक अभियान से लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 24 जवान शहीद हो गए थे, जबकि सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया गया था, जिसके करीब 5 दिन बाद नक्सलियों ने उन्हें रिहा कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हथियारबंद नक्सली जवान के हाथों में बंधी रस्सी खोलते दिखे। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी मौजूद थी। बताया गया कि नक्सलियों ने जंगल में बकायदा जन अदालत लगाई और वहां जवान को रिहा करने का फैसला लिया। छोड़े जाने के बाद जवान को मध्यस्थता करने वाले लोगों के साथ सीआरपीएफ कैंप भेजा गया। वहां उनके साथी जवान और अधिकारी उनका इंतजार करते दिखाई दिए। जवान राकेश्वर सिंह के रिहा होने की खबर जैसे ही जम्मू में उनके घर पहुंची, वहां भी जश्न शुरू हो गया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवान और उसके परिजनों से बात की
5 दिनों तक इंतजार करने के बाद जब घर वालों ने टीवी में उनकी तस्वीरें देखी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। घर में मिठाइयां बांटी जाने लगी, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। घर में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नारे भी लगाए। अपने पति के सही सलामत होने की खुशी जवान की पत्नी के चेहरे पर साफ नजर आई, जबकि उनकी मां तो अपने आंसू नहीं संभाल पाई और फूट फूट कर रोने लगी। सबसे यादगार दिन कहूंगी लाइफ का, सबसे यादगार लम्हा। सीआरपीएफ जवान की छोटी बच्ची भी पिता को देख बेहद खुश नजर आई। पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। रिहा होने के बाद जवान ने अपने घर फोन पर बात की और अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। ब्राजील में कोरोना संकट की वजह से आई आर्थिक तंगी अब लोगों को भूखे मरने पर मजबूर करने लगी है। कोरोना ने वहां बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी छीनी और काम धंधा चौपट कर दिया और पिछले 1 साल से तंगी झेलने के बाद हालात ये हो गए कि वहां लोग एक वक्त के खाने के लिए निजी और सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होने लगे हैं। रियो डी जेनेरो से सामने आई तस्वीरों में लोगों की भीड़ कतारों में खड़े होकर खाने का इंतजार करती नजर आई। उनमें महिलाएं और बुजुर्ग समेत हर उम्र के लोग शामिल थे जो खाने की प्लेट के लिए कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हाल ही में एक रिपोर्ट में चौंका देने वाला दावा किया गया कि 17 सालों में पहली बार ब्राजील की आधी से ज्यादा आबादी को भरपेट और पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। O trabalho está escasso, a gente não tem condições de ficar pedindo. राजस्थान के दौसा में एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस ने खूब लाठियां चलाई, लोगों को खूब दौड़ाया, लेकिन शव की जगह पुलिस के हाथ लगी केवल बर्फ की सिल्लियां। मामला राजस्थान से एक पुजारी से धोखाधड़ी, जमीन पर अवैध कब्जे और हत्या से जुड़ा है। लेकिन 6 दिन से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची। धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने दौड़ाना शुरू कर दिया। सड़क पर हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस वाले लोगों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जो भी हाथ आया उस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। यहाँ तक कि पुलिस ने बिना देर किए प्रदर्शनकारियों के शामियाने को भी तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर पूरे इलाके को पुलिस ने घेराबंदी कर दी और यहाँ पर जो भी आसपास में है, यहाँ पर लाठियां बांधकर भगाया जा रहा। यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद उन लोगों पर भी पुलिस के डंडे पड़े जिनका धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। लाठी दिया था। कहाँ आए थे आप? धरने में आए थे? नहीं, मैं तो धरने में नहीं था साहब। धरने में नहीं थे आप? लेकिन पुलिस ने जब धरने स्थल पर रखा वो कॉफिन खोला जिसमें शव रखा था तो वहाँ केवल बर्फ की सिल्लियाँ ही दिखी। शव कहाँ है? शव इसमें नहीं है। पता नहीं शव कहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर क्या केवल ये लेकर बैठे हुए थे? ये लेके बैठे हैं केवल। इसी कॉफिन पर थोड़ी देर पहले तक पूजा की थाली रखी थी जिस पर अगरबत्तियां जलाई गई थी। लेकिन पुलिस ने जिस शव को कब्जे में लेने के लिए पूरा ऑपरेशन किया वो शव पुलिस के हाथ नहीं लगा, क्योंकि धरने पर बैठे लोगों को पुलिस की कार्रवाई की खबर पहले ही लग गई थी। इसलिए पुलिस के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही शव को निकाल दिया गया था। आरोपों के मुताबिक शंभू शर्मा नाम के पुजारी की आगरा जयपुर हाईवे पर 2 बीघा जमीन थी जिसे भूमाफियाओं ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। दावा किया जा रहा है कि उस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बीघा है, लेकिन केवल 8 लाख रुपए में उस जमीन का सौदा कर दिया गया। जबकि शंभू शर्मा नाम का पुजारी एक दिव्यांग था और जो मूक और बधिर भी था। लेकिन आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ना तो किसी और की गवाही कराई गई और ना ही उसे कानूनी मदद दी गई। इसके अलावा जिस मंदिर का शंभू पुजारी था उसकी 26 बीघा जमीन को देखरेख भी वही करता था, लेकिन भूमाफिया ने उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि शंभू शर्मा ने पुलिस को पूरे मामले में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में इसी धोखे की वजह से लगा सदमा शंभू शर्मा की मौत की वजह बन गया। लेकिन शंभू के गांव में उसकी मौत के बाद आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शव के साथ लोग थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों पर कार्रवाई तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। इसलिए उसकी मौत पर हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। जिस शव को दौसा पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो शव थोड़ी ही देर में जयपुर में दिखा। दूसरी तस्वीर देखिए कि कॉफिन इस वक्त जयपुर पहुंच चुका है। जयपुर के सिविल लाइन फाटक के बाहर ये कॉफिन रखा है जिसके अंदर शव है। जयपुर के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और उनके घर के बेहद करीब एक रेलवे फाटक के सामने शव रखकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंदिरों की जमीनों पर कब्जा और पुजारियों से धोखाधड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। राजस्थान में पहली घटना नहीं है।
पहले सपोटरा में एक पुजारी को जला के मार दिया जाता है, फिर खंडार में मारा जाता है, फिर सपोटरा में महुआ में एक पहले पुजारी को मारा जाता है, फिर ये चौथी घटना है। इसलिए भूमाफियाओं को गिरफ्तारी और धोखाधड़ी से हुई रजिस्ट्री रद्द करने की मांग शुरू हो गई। राजस्थान में मंदिरों की जमीनों पर कब्जे की घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। बिहार के मधुबनी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गांव के लोगों ने एक लड़के को पीटने के साथ ही पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बताया गया कि उस लड़के को लोगों ने छेड़खानी के आरोप में पकड़कर बुरी तरह पीट दिया और जब उसे छुड़ाने की कोशिश की गई तो गांव वाले पुलिस से ही उलझ गए। उन्होंने पुलिस वालों को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। गांव वाले इतने गुस्से में थे कि उन पर पुलिस के समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। वही गलती हुआ ना किया, ऐसा पुलिस के क्या गलती है? हमारी गाड़ी को वही गलती हुआ, गाड़ी को मारा, बताइए। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई और किसी तरह उस लड़के को लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी के तौर पर मशहूर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के एक मामले में निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि एएसआई को कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और इसी परिसर में मस्जिद है। इस जांच पड़ताल और सर्वे के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और खुदाई की जाएगी। 5 लोगों की इस कमेटी में 2 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के भी शामिल किए जाएंगे। ये फैसला वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया, जहां दिसंबर 2019 से मामले की सुनवाई चल रही थी। दावा किया जाता है कि ये मस्जिद 1669 में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। मस्जिद से पहले यहाँ शिव मंदिर के होने का भी दावा किया जाता है। अब एएसआई की टीम इन दावों की पड़ताल करेगी और इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस जांच का खर्च सरकार को उठाना होगा। कोर्ट में दी गई याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। हालांकि कांग्रेस को अदालत का ये आदेश गले नहीं उतरा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का दावा किया। ये फैसला बड़ी अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से बदल देंगे। सर्वेक्षण का, किसी भी तरीके के सर्वे का कोई सवाल नहीं उठता है। यूपी की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में वहां काम करने वाले 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी। अगले 9 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हुए इस हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। दून स्कूल में कोरोना के मामले सामने आने के बाद वहां सख्ती कर दी गई। अब वहां अंदर बाहर जाने पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी चीजें दून स्कूल में मंगाई जा सकती हैं। हाल ही में वहां कोरोना के 12 मामले सामने आए थे। गुजरात के मोरबी में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आरोप है कि वहां मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की कमी हो गई। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों की जांच की बात कही। टीके पर जारी सियासी टकराव के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की कमी होने की वजह से कई सेंटरों के बंद होने की आशंका जाहिर की। 100-200 सेंटर जो एक डिस्ट्रिक्ट्स में खोले गए थे, तो सबके सब सेंटर बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक दिन का भी अभी वैक्सीन नहीं रहा है। राजस्थान के जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि वक्त पर कार ठीक न होने पर कार के मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने साथियों और वहां बुलाया और फिर तो ऐसा बवाल हुआ कि गैरेज जंग का मैदान बन गया, जिसमें कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुआ। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते रहे। क्या कर दिया तुमने मेरा? कार मालिकों के साथियों ने गैरेज के लोगों को तो पीटा ही, गैरेज में खूब तोड़फोड़ भी की। लोहे की रॉड से वहां रखी चीजों पर हमला किया गया। इस लड़ाई के बीच जमीन पर एक आदमी निढाल पड़ा हुआ भी नजर आया। हंगामा करने के बाद कार मालिक के साथी गैरेज से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने वहां खड़ी गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालकर ही दम लिया। इस
जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें गैरेज के शीशे चकनाचूर दिखे। वहां गाड़ियां आई तो मरम्मत के लिए थी, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी हालत और भी खराब नजर आई। गाड़ी ठीक कराने के लिए को लेके आपस में झगड़ा होने लग गया था, तो गौतम वासवानी जी ने अपनी फैक्ट्री में फोन किया कि आप मौके पर आओ। बताया गया कि कार मालिक एक फैक्ट्री चलाता है। कार की मरम्मत की बात पर उसके और गैरेज मालिक के बेटे के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि गैरेज और फैक्ट्री के मजदूरों में महाभारत शुरू हो गई। 40-50-100 लोग आए, आके अंदर तोड़ फोड़ करी और मार के गए। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी। भारत चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की 11वीं बैठक आज चुशूल में होगी। सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में दोनों देश तनाव कम करने पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत पूर्वी लद्दाख में सेना कम करना चाहता है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 1 साल से जारी तनाव में थोड़ी कमी जरूर आई है, मगर दोनों देशों के सैनिक LAC पर पीछे हटने के बाद आमने सामने भले ही ना हो, मगर तैनाती अब भी बरकरार है। पेंगोंग के फिंगर एरिया और दक्षिण पेंगोंग से सेना की वापसी पूरी हो चुकी है, लेकिन गोगरा हॉट स्प्रिंग से अभी भी सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस पर आगे किस तरह से कार्रवाई हो, आज की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ राज्य के कई शहरों में हजारों व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ये फैसला लिया था कि 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक वहां सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिसके विरोध में व्यापारी खड़े हो गए। नागपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर जुटे दिखे, जिन्होंने थाली बजाकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने लगातार हालात को संभालने की कोशिश की। पुणे में भी कुछ इसी तरह व्यापारियों का गुस्सा फूटा। वहां हाथों में बैनर लेकर कुछ व्यापारी फुटपाथ पर खड़े हो गए, जबकि हजारों व्यापारियों ने बीच सड़क पर जुटकर विरोध प्रदर्शन किया। की दुकानें खुली करके दे, अन्यथा कल सुबह हम सब व्यापार खोलेंगे। इन व्यापारियों ने इलाके में रैली भी निकाली और अपनी मांगे राज्य सरकार के सामने रखी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से पहले सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब मिथुन चक्रवर्ती को एक रोड शो के लिए आखिरी वक्त में इजाजत देने से इनकार कर दिया गया, जिसका विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पर्णश्री थाने के सामने जमा हो गए। थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने ढकेलकर थाने से बाहर कर दिया और थाने का गेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी थाने के सामने ही जमा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर में कुछ लोगों ने सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। ये मामला बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट का है, जहां से बीजेपी ने श्यामबती चटर्जी को उम्मीदवार बनाया है। बेहाला पश्चिम से लगती हुई सीट टालीगंज है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो है। मिथुन ने टालीगंज सीट पर भी रोड शो किया और बेहाला में रोड शो की इजाजत न मिलने की वजह पूछी। कहाँ देखा आपने कि हमारी तरफ से किधर भी कोई इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करे? ये सब तो उस तरफ से आ रहा है, बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरा। Who can stop Mithunda, our most illustrious son in Bollywood, from entering Tollywood? We'll see that. People in itself will give a reply to Trinamool Congress for doing this dirty politics of stopping Mithunda from coming. चौथे चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे और प्रचार का समय शाम ढलते ही खत्म हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म और मूवी माफिया का आरोप लगाने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर फिल्म जगत में राजनीति और ताकत के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया और दावा किया कि अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों को भी उनकी तारीफ डर के मारे चुपके से करनी पड़ी ताकि कोई बवाल न हो। कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका इतना विरोध है कि उनकी तारीफ करना भी लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। कंगना ने दावा किया कि इसी वजह से अक्षय कुमार और कुछ दूसरे अभिनेताओं को उनकी आने वाली फिल्म थलाईवी के ट्रेलर की तारीफ करने के लिए उन्हें सीक्रेट कॉल या मैसेज करने पड़े। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके जरिए उसने लिखा था कि बॉलीवुड में राय रखना मुसीबत में डाल सकता है। इस ट्वीट के जवाब में स्क्रीन राइटर अनिरुद्ध गुहा ने कंगना रनौत का नाम लिया और लिखा कि वो एक असाधारण और एक पीढ़ी में एक बार होने वाली अभिनेत्री हैं। अनिरुद्धा गुहा के इसी ट्वीट पर कंगना रनौत ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री के गुटबाजी की वजह से अक्षय कुमार और कुछ दूसरे सितारों ने खुलेआम उनकी फिल्म थलाईवी की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्हें कॉल और मैसेज किए ताकि कोई पंगा न हो। हावड़ा के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी और क्रिकेटर मनोज तिवारी के लिए एसपी सांसद जय बच्चन ने रोड शो के समय अपना आपा खो दिया और सेल्फी ले रहे कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। दरअसल हुआ ये कि रोड शो के समय उत्साहित
तृणमूल समर्थक जय बच्चन की गाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। इसी बीच जय बच्चन को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने एक समर्थक को धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। स्पेन के मैड्रिड से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक रैली के दौरान पुलिस और लोगों में भिड़ंत हो गई। बताया गया कि वहां की एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े सैकड़ों लोग आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे, जिनका उनके विरोधियों और कई स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू में करने जुटी पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। ये रैली मैड्रिड के वालिकस इलाके में हुई, जो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा माना जाता है। और जब वॉक्स पार्टी के समर्थक वहां प्रचार के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे को पुलिस ने आखिरकार शांत करा लिया। पटना में निजी स्कूल संचालकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कोरोना संकट की वजह से स्कूल बंद किए जाने पर अब गुस्सा सड़कों पर उतरकर ये लोग निकाल रहे हैं, जिसकी एक झलक पटना में दिखी, जहां कुछ निजी स्कूल संचालक डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और लंबे समय से स्कूल बंद किए जाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों की दलील है कि कोरोना संकट की आड़ में सिर्फ उन्हें परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। एक तरफ सरकार लंबी लंबी रैली करती है, मॉल, सब्जी मंडी, सभी चीज सब खुला हुआ है, फिर स्कूल बंद करने का कौन सा औचित्य है? 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामला बड़ा है और आरोप गंभीर है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से दोनों को झटका लगा। असल में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो, यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना मरीजों में नए लक्षण भी दिखने का दावा किया गया। दावा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ मरीजों में नए लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि अब कोरोना के मरीजों में पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों के दर्द और भूख की कमी जैसी शिकायतें भी मिल रही हैं। भूख नहीं लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना और डायरिया, ये लक्षण अब थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आठवले ने साफ किया कि राजनीतिक मुलाकात नहीं थी और वो पवार का हालचाल पूछने आए थे। पिछले दिनों पथरी सामने आने के बाद पवार की सर्जरी की गई थी। पॉलिटिकल विषय बिल्कुल नहीं था, तबीयत पूछने के लिए आज मैं उधर आया था। आईआईटी रुड़की में 89 कोरोना मरीज मिलने के बाद वहां सख्ती बढ़ा दी गई। प्रशासन ने 5 हॉस्टलों को सील कर दिया, साथ ही घर गए छात्रों के लौटने पर भी पाबंदी लगा दी। आईआईटी रुड़की में अब तक 89 जो छात्रों में है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुछ नक्सलियों ने रेलवे के काम में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियों में आग लगा दी, साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट भी की। लखनऊ के मड़ियाव थाने में तैनात पुलिसकर्मी रामजी यादव की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में गौतम देव मतुआ समुदाय के एक आदमी को धमकाते हुए दिखे। और যদি আমাদের বিরোধিতা করে আমরা সেখান থেকে উচ্ছেদ করি, বুঝেন? আমি গৌতম দেব যা বলি তাই করি, আমার কাছে সব রিপোর্ट আছে। बीजेपी का साथ देने के लिए जिसे धमकाया जा रहा था उसने सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन गौतम देव ने एक न सुनी। সন্ন্যাসী মানুষ, ওই সব সন্ন্যাসী আমি বুঝি না, আমি নিজেও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দেখাবেন না, বিজেপি করবেন। वीडियो वायरल होने के बाद गौतम देव घिरने लगे तो मामले को उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जे का मामला कह दिया। আমি বলেছি যে এটা একটা বড় জায়গা দখল করে একটা তথাকথিত আশ্রম চালাচ্ছে, ওটা কোনো আশ্রম নয়। आज की ताज़ा खबर में एक छोटा सा ब्रेक।
आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।